चलिए स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आगे प्रोसीड करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे साइंटिस्टों ने एटम के बारे में अपने अपने मॉडल्स बनाए, मतलब एटम का नक्शा बनाया। तो उन मॉडल्स के बारे में हमें आज डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहला मॉडल जो बनाया वो बनाया था जे थॉमसन ने, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला मॉडल था जे थॉमसन मॉडल। तो क्या था जे थॉमसन मॉडल के अंदर, वो हम पढ़ रहे हैं अभी। तो जे थॉमसन ने अपने मॉडल को वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया था या फिर केक पुडिंग के साथ। अब ये वाटरमेलन और केक पुडिंग, कई जगह रेजिन पुडिंग भी लिख सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या मतलब है वाटरमेलन के साथ कंपेयर करने का, किस तरह से उसने क्लासिफाई किया, किस तरह से उसने बताया कि वाटरमेलन की तरह एटम होता है। तो देखिए, बात कर लेते हैं। जे थॉमसन कहता है कि मान लीजिए आपके पास ये वाटरमेलन है। वाटरमेलन में जिस तरह से सीड्स लगे होते हैं, ये भैया तरबूज के अंदर बीज नहीं लगे होते, उसी तरह से एटम के अंदर कौन लगे हुए होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। सो इन वाटरमेलन, as the seeds are embedded in watermelon, same in case of atom, electrons are embedded in atom. एटम में भी इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, जैसे वाटरमेलन में बीज धसे हुए होते हैं। फिर बोलता है जे थॉमसन, क्या बोलता है कि वाटरमेलन में जितने सीड्स होते हैं उतना ही उसके अंदर क्या होता है? रेड पार्ट होता है। सेम एटम के अंदर जितना नेगेटिव पार्ट होता है उतना ही कौन सा पार्ट होता है? पॉजिटिव पार्ट। तो ये तो इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये बचा हुआ भाग, जैसे रेड पार्ट बचा हुआ है ना वाटरमेलन के अंदर, इसमें जो बचा हुआ भाग है वो कौन सा भाग है बेटा? पॉजिटिव पार्ट। तो जितना नेगेटिव पार्ट है उतना ही कौन सा पार्ट है? पॉजिटिव पार्ट, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। इट मींस यदि नेगेटिव पॉजिटिव के इक्वल है तो हमारे पास जो हमारा एटम है वो कैसा होगा बेटा? न्यूट्रल। एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। फिर क्वेश्चन आता है कि केक पुडिंग से क्या मतलब? भाई जैसे केक है, मान लो ये केक है, केक में किशमिश वगैरह नहीं लगी होती हैं, तो जिस तरह से केक के अंदर किशमिश वगैरह लगी होती हैं, वैसे ही एटम के अंदर कौन लगे हुए होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और बचा हुआ जो व्हाइट पार्ट है केक का, वो एटम के अंदर कंसीडर किया जाएगा एज अ पॉजिटिव पार्ट। तो जे थॉमसन का मॉडल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितना नेगेटिव पार्ट है उतना ही कौन सा पार्ट होगा हमारे पास? पॉजिटिव पार्ट होने वाला है। तो एटम ओवरऑल क्या होगा? न्यूट्रल। देयर इज नो चार्ज ऑन एटम। जैसे मैं कहूं कि बेटा सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम, बोलिए सोडियम का एटम है या नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं। इसके ऊपर कितना चार्ज है? 0, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 11। तो इस पे 11 पॉजिटिव है और 11 क्या है? नेगेटिव। तो ओवरऑल एटम क्या होगा हमारे पास? 0। तो इस तरह से आप किसी भी एटम को कंसीडर कर सकते। क्या कमियां रही जे थॉमसन के मॉडल के अंदर? बाद में ये पता चला कि एटम के अंदर से जब रेडिएशंस वगैरह पास होती हैं तो वो स्कैटरिंग भी शो करती हैं, रेडिएशन स्कैटर हो जाती है, कोई पार्टिकल्स उनसे टकराते हैं, दे पार्टिकल्स गेट स्कैटर्ड। इसके बारे में जे थॉमसन नहीं बता पाया कि स्कैटरिंग क्यों होती है पार्टिकल्स की या रेडिएशंस की। बाद में न्यूट्रॉन वगैरह की डिस्कवरी हुई तो उसके बारे में भी जे थॉमसन हमें नहीं बता पाया कि न्यूट्रॉन एटम के अंदर कहां प्रेजेंट होता है। बाद में यह पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। बट यदि हम जे थॉमसन के वाटरमेलन मॉडल को कंसीडर करें तो ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो इस तरह से इन कमियों के साथ, इन ड्रॉबैक्स के साथ जे थॉमसन के मॉडल को हम छोड़कर बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ। देखते हैं कौन सा मॉडल है नेक्स्ट। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट मॉडल की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो है हमारे पास रदरफोर्ड्स मॉडल। तो देखते हैं रदरफोर्ड के मॉडल में क्या हुआ क्या नहीं, उसने क्या किया। तो बेसिकली मैं बता दूं, रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट यहां पर किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट था बेटा? स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो उससे पहले ये जान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है। तो देखिए, हमारे पास हीलियम होता है बेटा, हीलियम।
हीलियम के ऊपर यदि मैं 2 पॉजिटिव चार्ज लिख दूं, 2 पॉजिटिव चार्ज, तो इसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? अल्फा पार्टिकल। हीलियम 2 पॉजिटिव इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। अब आप खुद से सोचें, हीलियम का ये न्यूक्लियस है, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। अब दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए, तो ये कर दिए लॉस। तो बोलो अकेला न्यूक्लियस बच गया, नहीं बच गया? सिर्फ न्यूक्लियस। तो इसलिए हीलियम 2 पॉजिटिव को हीलियम न्यूक्लियस भी बोला जाता है। तो इट मींस अल्फा पार्टिकल जहां पर भी आ जाए तो उसका मतलब है हीलियम 2 पॉजिटिव इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। स्कैटरिंग का मतलब होता है बेटा किसी पार्टिकल के साथ टकरा कर इधर उधर मुड़ जाना, इधर उधर मुड़ जाना, ये क्या कहलाता है? स्कैटरिंग। जैसे टिंडल इफेक्ट में आप देखते हो भाई, टिंडल इफेक्ट में मतलब छोटे छोटे पार्टिकल के साथ रेडिएशन टकरा रही है, तो रेडिएशन यदि इधर उधर फैल जाए तो दिस इज नोन एज स्कैटरिंग। 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो कि ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, इसलिए आसमान का रंग क्या दिखता है हमें? ब्लू दिखता है। स्कैटरिंग का मतलब है फैल जाना, इधर उधर मुड़ जाना किसी से टकरा कर। तो समझते हैं रदरफोर्ड का मॉडल क्या था और ये क्या बताना चाहता था स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल से, किस तरह से इसने एटम की स्ट्रक्चर को इंटरप्रेट करने की कोशिश करी। चलिए बेटा प्रोसीड करते हैं। तो रदरफोर्ड ने बेटा एक गोल्ड फॉइल ली थी हमारे पास, ये है रदरफोर्ड की ली हुई गोल्ड की फॉइल, दिस इज गोल्ड फॉइल। और ये गोल्ड फॉइल के एटम्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये उनका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस। यहां बैठा हुआ है बेटा रदरफोर्ड और यहां से वो कंटिन्यूअसली क्या छोड़ रहा है? अल्फा पार्टिकल्स को छोड़ रहा है। अल्फा पार्टिकल्स कहां से एमिट होते हैं बेटा? रेडियम में से। तो ये बात आपको याद रखनी है। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल कौन सा एटम था? सोर्स उसका रेडियम। रेडियम में से कंटिन्यूअसली अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे। तो देखिए यहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, तो यहां पर उसने एक स्क्रीन लगा दी थी जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई थी, ZnS, जिंक सल्फाइड की कोटिंग। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है। अब हम पीछे भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये पढ़ के आए हैं, इसके ऊपर यदि कोई पार्टिकल टकराएगा तो ये ब्राइट स्पॉट हमें देगा, चमकने लग जाएगा। तो देखिए ये रदरफोर्ड बैठा हुआ, इसने अल्फा पार्टिकल छोड़ा तो बेटा अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया बिना किसी डेविएशन के। हजारों लाखों अल्फा पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल गए, यहां से सीधे डायरेक्ट। तो रदरफोर्ड को चिंता होने लगी कि जो ये गोल्ड फॉइल है बेटा, दिस इज गोल्ड फॉइल, कि गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो अल्फा पार्टिकल को टोक क्यों नहीं रहे, रोक क्यों नहीं रहे। तो ये रदरफोर्ड को थोड़ी थोड़ी चिंता यहां पर होने लगी। लेकिन अल्फा पार्टिकल को छोड़ता गया कंटिन्यूअसली, रदरफोर्ड छोड़ता गया। तो ये देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े से एंगल के साथ डेविएट हो गए बेटा, इस तरह से कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े से एंगल के साथ डेविएट हो गए। जो ये डेविएशन हुई उनके रास्ते में, अल्फा पार्टिकल के रास्ते में, इससे रदरफोर्ड को थोड़ी सी चिंता हुई कि कुछ तो है गोल्ड फॉइल के अंदर, कुछ तो है जो अल्फा पार्टिकल्स को डेविएट कर रहा है। लेकिन अभी तक रदरफोर्ड को इसके बारे में पता नहीं है। तो वो इंतजार कर रहा है कि कोई अल्फा पार्टिकल वापिस आएगा नहीं आएगा। तो कहते हैं, देखिए अलग अलग बुक्स अलग अलग नंबर लिखती हैं। कई बुक्स लिखती हैं कि 12,000 अल्फा पार्टिकल, कई बुक्स लिखती हैं कि 20,000 अल्फा पार्टिकल्स के बाद। तो ये तो कोई क्वेश्चन है भी नहीं, यहां से तो क्वेश्चन आएगा भी नहीं। कहते हैं हजारों अल्फा पार्टिकल्स के बाद एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो पता नहीं किसके साथ टकराया और वापिस आया बेटा, वापिस। देखो ये वापिस आया रदरफोर्ड के पास, और ये अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड को सारी की सारी आप बीती बताएगा कि गोल्ड फॉइल के अंदर उसने क्या क्या देखा। हजारों अल्फा पार्टिकल में से जो अल्फा पार्टिकल वापिस आया वो अब बताएगा रदरफोर्ड को कि गोल्ड फॉइल के अंदर क्या है। उससे पहले थोड़ा सा आप भी सोचने की कोशिश करिए कि क्या हो सकता है। तो वो पॉइंट वाइज हम लिखते चलेंगे बातें सभी कि क्या है गोल्ड फॉइल के अंदर, क्या नहीं है। चलिए भाई बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो ये अल्फा पार्टिकल, ये वाला अल्फा पार्टिकल जो वापिस आया, ये रदरफोर्ड को सारी कहानी बता रहा। वो कहानी पॉइंट वाइज मैं यहां पर लिख रहा। पहला पॉइंट, अल्फा पार्टिकल बोला कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली पड़ा हुआ है, खाली, इसलिए मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए।
तो बहुत सारा स्पेस क्या है बेटा वहां पर, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है एटम के अंदर। सेकंड कहता फिर अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड पूछता है ये बता इनमें डेविएशन क्यों हुई थोड़ी बहुत। कहता है एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है। कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब आप खुद से सोचो बेटा, यहां से अल्फा पार्टिकल गया, अल्फा पार्टिकल में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। जब ये अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहा है तो मान लेते हैं न्यूक्लियस यहां पर एक बार के लिए, ठीक है, यहां यदि इस सेंटर के पास नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज, तो बोलो इस अल्फा पार्टिकल को यहीं पकड़ लेता है, नहीं पकड़ लेता, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इसको धक्का मार रहा है, इसलिए तो नीचे की तरफ मुड़ गया या ये पीछे की तरफ चला गया। सोचो ना, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसको पॉजिटिव ही धक्का मार सकता है, नहीं मार सकता है। तो यहां से पता चला कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है बेटा, सेंटर में, एटम के सेंटर में। तीसरा पॉइंट फिर ये पता चला कि जो अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम, ये एक थोड़ा सा हैवी पार्टिकल है, क्योंकि हीलियम का जो मास होता है बेटा वो होता है 4, अल्फा पार्टिकल का भी मास ज्यादा है। तो कहते हैं कि अकेला पॉजिटिव चार्ज तो इसको धक्का नहीं मार सकता। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, बाद में डिस्कवरी हुई थी, लेकिन हाल फिलहाल समझना पड़ेगा आपको। क्या इसका मतलब यह है कि जो एटम का जो सेंटर है, सेंटर, वहां पर पॉजिटिव चार्ज के साथ कोई और भी बैठा हुआ है, कोई और भी बैठा हुआ है। अब वो न्यूट्रॉन है, क्या है वो, न्यूट्रॉन। अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई न्यूट्रॉन की, लेकिन वो न्यूट्रल स्पीसीज है, ये ऐसे पता चल गया। न्यूट्रल क्यों है न्यूट्रल, यदि इलेक्ट्रॉन अंदर होता तो वो तो प्रोटॉन के चार्ज को न्यूट्रल कर देता, तो अल्फा पार्टिकल को कोई धक्का ही नहीं मारता ना, समझ पा रहे हो ना। तो इसको सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और उसके साथ कौन बैठा हुआ, न्यूट्रॉन, मतलब कोई और बैठा हुआ, जब तक उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। उसको नाम दिया गया बेटा न्यूक्लियस। क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस नाम दिया गया। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने करी थी। फोर्थ, जो एटम का मोस्ट ऑफ द मास है बेटा, मोस्ट ऑफ द जो मास है एटम का, वो कहां पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस इसके कारण बहुत हैवी होता है। क्या होता है बेटा, हैवी। तो क्या क्या पॉइंट सीख गए यहां से, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है एटम के अंदर, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है एटम के न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। न्यूक्लियस में दो चीजें हैं बेटा, एक तो पॉजिटिव चार्ज है और एक कोई और है, और वो कौन है, न्यूट्रॉन, बाद में डिस्कवरी हुई थी। न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत ही हैवी होता है। और फिर पता चला कि जो न्यूक्लियस का साइज है, न्यूक्लियस का साइज बेटा, वो एटम के साइज से बहुत ही छोटा है। एटम के साइज से न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा है। तो कहते हैं कि जो डायमीटर है न्यूक्लियस का, डायमीटर वो होता है रेंज का 10⁻⁻15 मीटर। ये किसका डायमीटर है बेटा, न्यूक्लियस का डायमीटर है 10⁻⁻15 मीटर। और जो एटम का डायमीटर लगभग निकल के आता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये एटम का साइज है, ये किसका साइज है, न्यूक्लियस का साइज। तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से बहुत 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 ही छोटा है। और कितना छोटा है, यदि मैं इनकी रेशियो लूं बेटा, तो 10⁻⁻15 डिवाइड बाई 10⁻⁻10, तो ये क्या निकल के आएगा यहां से, 10⁻⁻5, मतलब 1/30 और 50। मतलब चेक कर लीजिए, न्यूक्लियस हमारा एटम से 1/1 लाख टाइम्स छोटा है। डायमीटर की यदि बात करें, किसकी बात करें, डायमीटर की, समझ पा रहे हो ना। ये न्यूक्लियस का डायमीटर, ये एटम का डायमीटर है। तो कंपेयर देखिए, न्यूक्लियस का साइज छोटा है ना, क्योंकि पावर -15 है, यहां पावर -10 है, और यहां की रेशियो ले तो 10⁻⁻5, तो इतना फर्क आ रहा है, देखिए इतना फर्क आ रहा है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस जो है बहुत ही छोटा होता है। छोटा होने के साथ साथ बहुत ही भारी भी होता है, हैवी भी होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन और कौन प्रेजेंट होते हैं बेटा, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन कहां पर हैं, इलेक्ट्रॉन। तो यहां से पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर 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 क्या कर रहे हैं बेटा, चक्कर काट रहे हैं सर्कुलर सेल्स के अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर। तो ये था हमारे पास रदरफोर्ड का मॉडल। आई होप
आपको समझ में आया होगा। दोबारा देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो ये था बेटा हमारे पास रदरफोर्ड का मॉडल। चलिए कुछ कमियां ढूंढ लेते हैं रदरफोर्ड के मॉडल में भी, तभी तो अगले मॉडल की तरफ हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कैसे, मैं समझाता हूं। रदरफोर्ड ने बोला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर सेल्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। बेटा ये समझ पाया आप भी, मैं भी समझ पाया इस बात को, ठीक है। उसने कंपेयर किया कि जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट चक्कर काटते हैं, उसी तरह से एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। अब आप खुद से सोचिए, यदि आप फिजिक्स के स्टूडेंट है या साइंस के स्टूडेंट है तो आप इस चीज को समझ पाओगे। सर्कुलर मोशन में यदि कोई चीज रिवॉल्व करती है बेटा, तो उसका कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम भी होगा, ठीक। तो जब कोई चीज एंगुलर मोमेंटम के साथ रोटेट करेगी धीरे 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 धीरे, तो वो एनर्जी को लॉस करेगी। बेटा क्या करेगी, एनर्जी को लॉस। तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी को लॉस करेगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है इसके चारों तरफ, वो यदि कंटिन्यूअसली एनर्जी लॉस करेगा, तो धीरे धीरे लॉस करता 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 कहां आ जाएगा, कभी ना कभी तो वो न्यूक्लियस में आएगा। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग चल रही है ये बात। कहां जाएगा वो, घूमता 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 एनर्जी लॉस करता करता न्यूक्लियस में। जैसे बेटा, जैसे घर पे जो फिरकी होती है ना, दिवाली या होली पे पटाखे लेकर आते हैं हम, आप उस गोल गोल बर्तन के अंदर वो फिरकी चलाते हो, जब फिरकी पूरी स्पीड के साथ घूमती, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो इसके सर्कल के साथ साथ घूमेगी, देखना इसके साथ साथ साथ। लेकिन जैसे जैसे वो फिरकी एनर्जी लॉस करती जाती है, धीरे धीरे जलती जाती है और एनर्जी लॉस करती जाती है, तो वो धीरे धीरे घूमती 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 सेंटर में आ जाती है। तो इसी तरह से रदरफोर्ड के मॉडल पे भी सवाल उठा, तो भाई इलेक्ट्रॉन भी ऐसे घूमता घूमता कभी ना कभी सेंटर में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कभी भी सेंटर के अंदर नहीं आता। तो इसका मतलब रदरफोर्ड अच्छे से स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और इसका मतलब वो प्रॉपरली एनर्जी की बात नहीं कर पाया। नीचे वाली देखो, ये वाली ड्रॉबैक, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किस सेल के अंदर कितनी एनर्जी होती है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कौन नहीं कर पाया, रदरफोर्ड। स्पेक्ट्रा ऑफ बेटा एलिमेंट नहीं बना पाया। ये आप इसी चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट क्या होता है। जब एलिमेंट में से रेडिएशंस पास करते हैं तो स्पेक्ट्रा जनरेट होता है। 10th क्लास में आपने प्रिज्म में से 7 कलर निकलते हुए देखे होंगे, वो भी व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रा था हमारे पास, ठीक है। उनको एक्सप्लेन ये नहीं कर पाया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उनके बारे में रदरफोर्ड हमें नहीं बता पाया। तो इन कमियों के साथ हम आगे किसी नए लेक्चर के अंदर हम नए मॉडल की तरफ प्रोसीड करेंगे। आज हम नए मॉडल की तरफ प्रोसीड नहीं कर रहे हैं। हाल फिलहाल अब मैं छोटा सा एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। आई होप ये कमियां आपको समझ में आई होंगी। चलिए पढ़ते हैं। तो जो भाई मैं अब ये जो टॉपिक मैं करवा रहा हूं, ये प्योरली कंपटीशन वाले बच्चों के लिए है, जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें कंपटीशन की तैयारी नहीं करनी है, वो यहां पर थोड़ी सी वीडियो को स्किप कर सकते हैं जब तक मैं आइसोटोप पे नहीं आ जाता। आइसोटोप तक आप वीडियो को स्किप कर सकते हो या फास्ट जा सकते हो वहां तक, ठीक है। ये टोटली कंपटीशन के लिए है बेटा, ये वाला टॉपिक बोर्ड के लिए इसका कोई काम नहीं है, ठीक। तो बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या मतलब है इसका बेटा, ठीक है, समझिए। कहते हैं रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ही हम निकाल रहे हैं यहां पर, कि यहां ये था हमारे पास न्यूक्लियस गोल्ड फॉइल का, और ये उसका एटम हो गया। ये कौन है बेटा, अल्फा पार्टिकल, हीलियम 2 पॉजिटिव। तो जब अल्फा पार्टिकल इसके नजदीक जाएगा, यहां से जाएगा 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 जाएगा, जैसे जैसे वो इसके नजदीक जाता जाएगा तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी। बेटा ये पॉइंट समझ लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेन, जेई एडवांस के बच्चे यदि बैठे हैं, नीट के बच्चे बैठे हैं, तो बेटा आप समझ लें, यहां से अल्फा पार्टिकल पूरी स्पीड के साथ चला, लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास जाएगा तो स्पीड धीरे 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 कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये आएगा स्पीड से, लेकिन धीरे 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 आएगा यहां पर। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जिस डिस्टेंस के बाद, जिस पॉइंट के बाद न्यूक्लियस की इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगने लग जाएगी, न्यूक्लियस बोलेगा भाग जाए यहां से वापस, तो ये अब और नजदीक नहीं जा सकता ना, नजदीक नहीं जा सकता, तो यहां से अल्फा पार्टिकल को वापस आना पड़ेगा बेटा। कहां आना पड़ेगा? वापस। तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब है
अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितने क्लोज गया। देखो इससे ज्यादा क्लोज तो नहीं जा पाया ना, तो यहां से लेकर यहां तक का जो ये डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस, इसको कई बुक वाले डी भी लिखते हैं, कई आर भी लिखते हैं, कई आर नोट भी लिखते हैं। जो ये डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज नोन एज, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोला जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बोलिए अल्फा पार्टिकल की कुछ टाइम के लिए जो स्पीड है, स्पीड वो 0 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी बेटा, समझे इस बात को। आप गए कहीं पर और आपको वहां से मान लो यू टर्न लेना पड़ गया, तो एक बार तो बाइक रोकोगे ना। देखो आए आप, रुके, फिर मुड़े, फिर चले, ऐसा तो नहीं है कि बिना रुके ही मुड़ जाओगे आप, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला ना। लास्ट में जाओगे, मुड़ोगे, रुकोगे, फिर मुड़ोगे ना, तो एक टाइम के लिए तो अल्फा पार्टिकल की भी स्पीड क्या हुई होगी, 0 हुई होगी। तो चलिए यहां से जब अल्फा पार्टिकल जा रहा था बेटा, तो वो काइनेटिक एनर्जी के साथ जा रहा नहीं जा रहा था, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास 1/2 mv²। यहां पर v है स्पीड अल्फा पार्टिकल की, m है बेटा अल्फा पार्टिकल का मास। क्या है, अल्फा पार्टिकल का मास। तो बताइए आगे चलते हैं, कहां चलते हैं बेटा, आगे। तो जब ये यहां से यहां गया, तो यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो बताओ एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाइए, ला लगाइए। जब काइनेटिक एनर्जी, शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी, अब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, तो एनर्जी तो कभी 0 नहीं हो सकती ना, इसका मतलब एनर्जी चेंज हुई होगी किसी फॉर्म में। तो वो किस में चेंज हुई होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई होगी। किस में चेंज हो गई होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुई होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कौन सी होगी बेटा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो रही है, वो जो एनर्जी आएगी यहां पर, वो कहलाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। समझ पा रहे हो बेटा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है हमारे पास, आप फॉर्मूला रट लीजिए भाई। यहां पर तो फॉर्मूला हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय होता है बेटा हमारे पास R। दिस R, ये वाला डिस्टेंस है बेटा, ये R, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं इसको R नोट कंसीडर कर लूं बेटा, क्या कंसीडर कर लूं, R नोट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है बेटा, तो 1/2 mv² इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बेटा, R नोट आ जाएगा, ठीक। तो ये जो R नोट है यही क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस है। थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं रिलेशन को, 1/2 mv² इज इक्वल्स टू K। Q1 का मतलब है बेटा अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है बेटा, अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव है ना, तो इसको लिखा जाएगा 2e। ध्यान समझना, E का मतलब है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको ने पता था ना कि एक पॉजिटिव चार्ज हो कहीं पर, प्रोटॉन जैसा पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर कितना चार्ज होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो E का मतलब है ये। टोटल 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब इतना चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब 2e आ गया यहां पर, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू बेटा, E की वैल्यू, इनटू बेटा इनटू, यहां पर क्या था, गोल्ड था ना यहां पर, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर मान लिया मैंने Z आएगा। उस पे पॉजिटिव चार्ज कितना था, वो भी तो E माना जाएगा, वो भी तो E माना जाएगा ना। अरे भाई पॉजिटिव चार्ज तो सेम ही होगा ना दोनों पे, समझ पा रहे हो, ठीक है। वो क्या माना जाएगा बेटा, ZE डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, R नोट। तो यहां से निकल के आ गया 1/2 mv² इज इक्वल टू K, दैट इज 2e इंटू ZE डिवाइड बाय R नोट, ठीक है। 2 बेटा अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो गया, E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, Z यहां पर जो एटम लिया गया, अभी तो गोल्ड की बात हो रही है, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर लिया जाएगा ना, ठीक है। Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, गोल्ड पे जितने प्रोटॉन थे वही तो रिपेल करेंगे। अरे भाई प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज था वही तो रिपेल करेगा। E का मतलब फिर से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मास हो गया अल्फा पार्टिकल का, V हो गया स्पीड के यानी कांस्टेंट, R नोट यहां से निकाल सकते हैं बेटा। तो R नोट आ जाएगा मेरे पास K इंटू 2E इंटू ZE। 1/2 को इधर ले आते हैं बेटा, तो 1/2 को इधर ले आएंगे तो बेटा भाई का क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा ऊपर, M आ जाएगा नीचे, V² आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हैं। तो कंपटीशन वाले बच्चों के लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अब क्लियर है ये, व्हाट डू वी मीन बाय डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे अब बढ़ लेते हैं। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक जो आया है अब,
ये फिर से कंपटीशन और बोर्ड दोनों तरह के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आ जाइए भाई वापिस, बच्चे जो भी अभी स्किप करके गए थे वापिस आ जाएं। आगे वाले हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा हमारे पास, वो वाला टॉपिक हमारे पास मास नंबर। मास नंबर, ठीक है। किसी का मास नंबर आपको निकालना है, वो होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है हमारे पास मास नंबर। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर के इक्वल। और हम पढ़ के आए हैं जे थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जल्दी से याद कर लीजिए बस, किसी का मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है किसी भी एटम का मास नंबर। ठीक है, ये हो गया याद, अच्छी बात है। चले जल्दी जल्दी करें। अब आगे थोड़े थोड़े सिंबल बनाऊंगा मैं। ये कोई भी एटम है, मान लीजिए एक्स, ऊपर लिखा जाएगा बेटा एटॉमिक मास, नीचे लिखा जाएगा बेटा एटॉमिक नंबर। क्या लिखा जाएगा? एटॉमिक नंबर। जैसे नियोन 10 20, इसका मतलब क्या है बेटा? नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है और उसका मास नंबर क्या है? 20। तो इसका मतलब हमने पढ़ा अभी अभी, मास नंबर किसके इक्वल है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल है। ओके, ये काम आएगा अभी आगे। ठीक है, चलें आगे चलते हैं भाई। आपसे पूछा गया यूरेनियम है आपके पास, क्या है बेटा? यूरेनियम। जस्ट वेट अ लिटिल बिट भाई, एक सेकंड वेट करिए बस। आपके पास यूरेनियम है 92 238। बताइए इसका एटॉमिक नंबर कितना, इसमें प्रोटॉन कितने, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें न्यूट्रॉन कितने, सब कुछ बताना है। चलिए सोचिए बेटा, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। तो चलें, तो नीचे लिखा हुआ होता वो होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो कितना हो गया बेटा? 92। तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन आ गए बेटा इस पे 90, सॉरी अरे 90 कहां, 92। इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा इसके ऊपर कितने? 92। न्यूट्रॉन कितने आ गए बेटा? न्यूट्रॉन। बताइए, न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास में से प्रोटॉन घटाना पड़ेगा। 238 में से आप क्या माइनस करोगे? 92। ठीक है, ये कर लेना माइनस, अपने आप निकल जाएगा। ओके, तो चलिए, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। जैसे Na पॉजिटिव, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखा है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतने ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं। Cl नेगेटिव, जितना नेगेटिव चार्ज उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं। जैसे PO4 3 नेगेटिव, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे बेटा, 3 माइनस आ गया। ठीक है, Al3 पॉजिटिव बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं, इसलिए क्या आ गया? 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्लियर है सब कुछ? चलते हैं, कुछ डेफिनेशंस के ऊपर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो डेफिनेशंस, तो बोर्ड वाले बच्चे भाई अच्छी तरह से ध्यान दें, कंपटीशन वाले भी सभी। तो सबसे पहला आता बेटा हमारे पास आइसोटोप्स। क्या आते हैं? आइसोटोप्स। तो आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम, बट जिनका मास नंबर होता है डिफरेंट। तो एटॉमिक नंबर तो है सेम, बट मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो मैं ये बोल दूं, एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसमें हो सेम, और मास क्या होता था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो सेम है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन में डिफर आएगा ना। तो जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो बेटा? डिफरेंट, उनको क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स बोलेंगे। जैसे 1H1 1H2 1H3, बोलिए एटॉमिक नंबर सेम, तो सभी में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो सेम होंगे, तो प्रोटॉन कितने? सभी के अंदर 1 1 1। एटॉमिक मास क्या है बेटा? डिफरेंट है, ऊपर मास लिखा जाएगा ना, वो क्या है? डिफरेंट। तो बोलो न्यूट्रॉन भी लिखा हुआ मैंने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, वो भी आइसोटोप होते हैं। जैसे इसमें न्यूट्रॉन निकालो, मास में से प्रोटॉन गए तो न्यूट्रॉन आ गए 0, 2 में से 1 गया तो आ गए न्यूट्रॉन 1, 3 में से 1 गया तो 2। बोलो न्यूट्रॉन भी सेम, डिफरेंट आ रहे नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं सर। कार्बन 6 12, कार्बन 6 14। बताइए, मास एटॉमिक नंबर सेम, मास अलग। 12 में से 6 गया 6, 14 में से 6 गया 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तो इनको क्या बोला जाएगा? आइसोटोप। बताओ, आइसोटोप याद रखना बेटा सेम एलिमेंट के होते हैं।
किसके होते हैं? सेम एलिमेंट के। बोलो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तीनों एलिमेंट सेम है ना, तो सेम एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं, सेम एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है सेम एलिमेंट के एटम्स। क्या बोला जाता है इनको? सेम एलिमेंट के एटम्स आइसोटोप होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर होता है सेम, मास नंबर होता है डिफरेंट। आई होप क्लियर है आपको। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आइसोबार्स कहां बढ़ते हैं बेटा? आइसोबार्स, आइसोबार्स, आइसोबार्स का मतलब है एटॉमिक मास क्या हो बेटा? सेम हो, या मास नंबर सेम हो, और एटॉमिक नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। उनको क्या बोला जाएगा? आइसोबार बोला जाएगा। जैसे 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 कार्बन 614, नाइट्रोजन 714। बोलिए, मास क्या है बेटा? सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है, तो क्या कहलाएंगे? आइसोबार। अब बताइए, क्या आइसोबार सेम एलिमेंट के हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, डिफरेंट एलिमेंट होना जरूरी है। देखो, कार्बन नाइट्रोजन डिफरेंट एलिमेंट है ना, तो ये किसके होंगे बेटा? डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे। अच्छी बात है, कर लेंगे। जैसे बेटा और एग्जांपल लूं मैं आपके सामने, तो जैसे कैल्शियम 2040 है आपके पास, पोटेशियम 1940 है, मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो डिफरेंट एलिमेंट के हैं, तो क्या कहलाएंगे? आइसोबार्स कहलाएंगे। आई होप क्लियर है आपको आइसोबार्स। चलिए आइसोटोन्स की तरफ प्रोसीड करते हैं। आइसोटोन्स, जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, उनको क्या बोलेंगे बेटा? आइसोटोन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होने जरूरी है? सेम होना जरूरी है। दे आर नोन एज आइसोटोन्स। एग्जाम्पल की बात करें यहां पर, जैसे कार्बन 6 14, ऑक्सीजन 8 16। चेक करिए, एटॉमिक नंबर सेम है क्या? नहीं। मास नंबर सेम है क्या? नहीं। तो ना तो ये आइसोटोप ना ये आइसोबार। 14 में से 6 घटाइए बेटा 8, तो न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं ना, न्यूट्रॉन 8 आ गए। 16 में से 8 घटाइए तो बेटा 8 आ गए। तो बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? सेम है। तो न्यूट्रॉन सेम है, तो दे आर नोन एज आइसोटोन्स। क्या बोलेंगे उनको? आइसोटोन्स बोलेंगे। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स पे। आइसो इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो बेटा? सेम। दे आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, अब दो एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे सेम हो सकते हैं सर? दो एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे सेम हो सकते हैं? या तो वो एटम ही सेम हो, ठीक, फिर तो क्या ही बात करेंगे, ये एटम ही सेम होगा तो फिर तो आइसोटोप नहीं आ जाएंगे। जैसे नियोन है बेटा, नियोन, नियोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। सोडियम है बेटा, सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, 2 8 1। यदि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो Na+ हो जाएगा, ठीक, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 10। तो बोलिए नियोन और Na+ आपस में क्या हुए बेटा? आपस में क्या हुए? आइसो इलेक्ट्रॉन्स हुए। समझ गए बातों को? ठीक, बताइए O2- पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? O2-। ऑक्सीजन आता 8वें नंबर पे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो भी इसके इक्वल आ गया। तो ये तीनों आपस में क्या कहलाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉन। तो बताएं इनमें से कौन कैल्शियम के जैसा आइसो इलेक्ट्रॉन है? कौन इनमें से कैल्शियम के साथ आइसो इलेक्ट्रॉन है? बताइए भाई। आर्गन है क्या? आर्गन है क्या? कैल्शियम 2 पॉजिटिव जैसा लिखते हैं, कैल्शियम 2 पॉजिटिव जैसा। कौन कैल्शियम 2 पॉजिटिव के साथ आइसो इलेक्ट्रॉन है? आर्गन है क्या? बताइए। Cl नेगेटिव है क्या? बताइए। सल्फर 2 नेगेटिव है क्या? बताइए। आर्गन कौन से नंबर पे आता? 18वें नंबर पे, तो 18 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन आता 17वें नंबर पे, 1 इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। सल्फर आता 16 नंबर पे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कितने हो गए बेटा? 18। कैल्शियम आता 20वें नंबर पे, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 18 18 18। इट मींस ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? सभी के सभी आइसो इलेक्ट्रॉन्स। चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आपको बताना है वो क्या है। देखते हैं आप में से कौन बता पाएगा कि वो क्या है, किस पेयर से वो बिलोंग करता है। लेट मी राइट एन एग्जांपल हियर। तो लेट मी राइट यूरेनियम 92 238, यूरेनियम 92 238। फिर है आपके पास थोरियम 90 234, थोरियम 90 234। बताइए ये क्या है? 5 सेकंड है आपके पास, सोचिए खुद से और अपना आंसर मैच करना। फिर भाई ये क्या है? कुछ तो खास बात मिलेगी इनमें।
सर ये तो कुछ भी नहीं है, ना तो ये आइसोटोप, ना ये आइसोबार, ना ये आइसोटोन, ना ये आइसोइलेक्ट्रॉन, कुछ भी नहीं है। चलो निकालते हैं क्या है ये क्या नहीं। तो चलो न्यूट्रॉन्स निकालो बेटा, इनमें न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 13 में से 9 गया 4, तो 146 न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन? 146। यहां निकालो बेटा कितने न्यूट्रॉन है। 4 में से 0 हो गई 4, 13 में से 9 गया 4, और 2 में से 1 गया तो 1 आ गया मतलब 144। तो न्यूट्रॉन आ गए बेटा 146 यहां, 144 यहां। अब लिखो प्रोटॉन। प्रोटॉन यहां कितने हैं बेटा? 92 है। यहां प्रोटॉन कितने बेटा? 90। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का डिफरेंस देखो, न्यूट्रॉन में से न्यूट्रॉन का डिफरेंस देखो। 146 में से 144 गया तो बेटा कितना आ गया? 2। प्रोटॉन में से प्रोटॉन माइनस करो तो कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। तो मतलब न्यूट्रॉन का डिफरेंस इन डिफर लिखा मैंने, डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। जब दो एलिमेंट में उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का डिफरेंस देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का डिफरेंस और उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस सेम आ जाए बेटा, क्या आ जाए? सेम, तो उनको आइसोडाइफर बोलते हैं, आइसोडाइफर बोलते हैं। दे आर नोन एज आइसोडाइफर। आई नो कि आज आपने पहली बार सुना होगा ये वर्ड, तो आज के बाद मैं पूछूंगा तो आइसोडाइफर आपको बताना पड़ेगा। तो आइसोडाइफर वो एलिमेंट होते हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का डिफरेंस सेम होता है। दे आर नोन एज आइसोडाइफर्स। तो क्लियर है? तो आप बता सकते हैं हाइड्रोजन के किस आइसोटोप में न्यूट्रॉन नहीं होता? 1H1, 1H2, 1H3। बोलिए इसमें कितने न्यूट्रॉन? 2। इसमें कितने न्यूट्रॉन? 1। इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। तो जो प्रोटियम होता है बेटा, इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम होता है बेटा ड्यूटीरियम, इसका नाम होता है बेटा ट्रीटियम। ट्रीटियम, प्रोटियम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हम पढ़ चुके थे इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर। आज हमने पढ़ा डिफरेंट मॉडल्स के बारे में। जे थॉमसन का मॉडल हमने पढ़ा, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, उनकी कमियां पढ़ी क्या क्या है, किस तरह से क्लोजेस्ट अप्रोच अल्फा पार्टिकल कर रहा था एटम के न्यूक्लियस के पास, वो हमने पढ़ा। हमने पढ़ा आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोन्यूट्रॉन, आइसोइलेक्ट्रॉन, आइसोडाइफर क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स हमने पढ़े। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।